नाज़रीन, आज मैं आपको हिजामा जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कैसे करते हैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके बताता हूँ। इसको कपिंग गन कहते हैं और ये कप है। उस ज़माने में लोग सिंक का इस्तेमाल करते थे हिजामा के लिए। हम आज प्लास्टिक कप क्योंकि इजी अवेलेबल भी है और उसको फेंक भी सकते हैं, तो प्लास्टिक कप्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको अरबिक में महजमा कहते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं कपिंग के लिए। ये मैंने तकरीबन 3 अलग अलग पोजीशन में कप्स को लगाया है। अब हम जो कैफियत के हिसाब से मैंने जो कपिंग बोला, इसको वेट कपिंग कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, इसमें जो आप कप लगाएंगे पूरे तौर पर इसका स्ट्रॉन्ग प्रेशर देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ अगर मसाज करना मकसूद है आपका, तो वहाँ पर कप लगा के ऑयल लगा के थोड़ा सा लाइट तरीके से मसाज करेंगे तो उसको लाइट कपिंग कहते हैं। ये जो पोजीशन में जितना आपको हो कंप्लीट तौर पर आपने उसको नेगेटिव प्रेशर किया, क्योंकि हमारा मकसद ही ये है कि वहाँ पर खून का जमा होना। अब कप लगाने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि अतराफ़ का जो भी खून हो वो एक जगह जमा हो जाए, और उसके बाद हम कट लगवाएंगे। उसके बाद हम फिर खून को रिमूव करेंगे इंशाअल्लाह। ये अभी हम वेटिंग में हैं ताकि पूरा 2 मिनट हो जाए। और आप देखेंगे कप में जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, जैसा हम जब बारिश होती है तो स्टीम के ज़रिए से जैसा आयनों के अंदर एक स्टीम जमा हो जाता है, इसी तरह से जो लोगों को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कब्ज़ की शिकायत होती है, ऐसे लोगों को खून निकालने से पहले ही गैस जमा हो जाती है। और हमने प्रैक्टिकली और साइंटिफिकली भी ये बातें बताई हैं कि हिजामा करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकलने का फ़ायदा ये है कि उससे खून के अंदर जो खून जमा होता है वो एंटी थ्रोम्बोटिक इफ़ेक्ट पैदा करती है, यानी खून जमा होने नहीं देता, जिसकी वजह से खून का दौरान चलता रहता है। जब ये स्किन आप देखेंगे और इसके कप के अंदर जो स्किन है उसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका कलर अलग और उसका कलर अलग होगा, और अतराफ़ में लाली हो जाएगी और अंदर का जो कलर ब्लैकिश होना शुरू होगा। इसका मतलब खून वहाँ पर बड़ी मकदार में जमा हो रहा है और अतराफ़ से खून जो है वहाँ पर जा रहा है। जब कंप्लीट 2 मिनट हो गए तो अब हम क्या करेंगे, कट लगवाएंगे। कट लगवाने के लिए कई तरीक़े को इस्तेमाल करते हैं, मगर सबसे सेफ़ तरीक़ा ये है कि सर्जिकल ब्लेड जो नंबर 11 होता है उससे अगर कट लगवाते हैं तो ये सिर्फ ऊपरी स्किन को कट करती है। कई लोग हम देखते हैं जिहालत की वजह से, जो डॉक्टर नहीं होते या जिसको हिजामा करने नहीं आता या कहीं पर सही तरीके से उन्होंने सीखा नहीं है, खून निकालने के चक्कर में वो लोग काफ़ी डीप हद तक स्किन को काट देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे फ़ायदे से ज़्यादा नुकसानात होते हैं। हम सिर्फ सुपरफिशियल स्किन को थोड़ा सा काटते हैं, या ये कह सकते हैं कि जस्ट हम सिर्फ निडल लगा के उठा देते हैं। हमारा मकसद भी ये नहीं है कि वहाँ से खून को रिमूव किया जाए। हमारा मकसद अगर खून नहीं भी आता है या थोड़ा भी खून आता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई है कि हिजामा में फ़ायदा है, वो ज़रूर फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ खून ही नहीं निकलता, उसके अंदर काफ़ी किस्म की गैस होती हैं, उसको खारिज होने पे भी काफ़ी हिजामा से फ़ायदा होता है। अभी हम आपको पहला ये कप है, इसको रिमूव करते हैं। अब देखेंगे कि कम्प्लीटली कप के अंदर का जो भी कलर है तब्दील हो गया है। इस पर हम जो कट लगाने का तरीक़ा है कि लाइन से लगाएं, एक साथ 2 जगह करेंगे तो काफ़ी डीप तक कट जाएगा। देखिए मैं आपको नीडल से अभी मैं कट लगाता हूँ। ये देखिए
कैसे हम कट लगाते हैं। देखिए ये हमने कट लगवाया तो थोड़ा सा खून आना स्टार्ट हुआ, फिर हम कप लगाएंगे और फिर वहाँ से फिर एक मरतबा कप लगा के पूरा स्ट्रॉन्ग कपिंग करेंगे, तो अंदर का जो गर्मी है वो आहिस्ता, जो खून जो जमा हुआ है वो निकलना शुरू होगा। ये जो है देखिए कैसे हम कट लगाते हैं। याद रखें कि जहां पर एक मरतबा कट लगा दिया उस जगह पे रिपीटेड ना हो, और ना ही बहुत डीप हमें जो है कट लगवाना है। सिर्फ स्किन की सरफेस है, उस सरफेस को हम थोड़ा सा काटते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर फिर से एक मरतबा हम कट लगाते हैं। ये एक लाइन से आप करते रहिए ताकि रिपीटेड कपिंग, रिपीटेड हिजामा या रिपीटेड निडल एक जगह पे ना हो। तो ये तरीक़ा ही सेफ है जो हम कर रहे हैं। इससे हटके जो तरीक़े इख्तियार करते हैं और इससे हटके काटने के लिए जो नॉर्मल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ही नुकसान देती है। अब जब फिर कट लगवाने के बाद हमें 2 से 3 मिनट तक इसको छोड़ देते हैं, तो 2 से 3 मिनट के अंदर जो खून है वो कोगुलेट होना शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं। अब ये जो खून निकलना, कभी कुछ लोगों को बड़ी मकदार में खून निकलता है, 2-2 कप 3-3 कप आता है, मगर जो हिंदुस्तान के ज़्यादातर जो लोग, जो तमिलनाडु कर्नाटका के लोग हैं, इनको बड़ी मुश्किल से आधा कप खून निकलता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़े मोटे मोटे होते हैं, वो लोगों को कभी खून ही नहीं निकलता, सिर्फ 1 या 2 ड्रॉप निकलते हैं, इसके बाद खून नहीं निकलता। कभी हमने देखा कि जो ईरान और इराक़ के लोगों को जब हम कपिंग करते हैं तो कम से कम 5-5 या 6-6 कप खून आना शुरू हो जाता है। तो अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं 2 मिनट तक, और कुछ पोजीशंस हैं जो पर्टिकुलरली पोजीशन पे खून ज़्यादा आएगा, कुछ पोजीशन पे कम आएगा। इस पॉइंट को, इसको हम सुन्ना पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो पॉइंट नंबर 11 है एज़ पर द कपिंग नंबर। इस पे देखेंगे तो इनका जो कप तकरीबन पौ से भी ज़्यादा भर चुका है खून से, और ये कप को अगर आप देखेंगे गौर से तो बहुत ही कम खून वहाँ से निकला है। चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, खून तो निकलेगा, मगर इस पोजीशन में अगर आप कपिंग करेंगे तो इसका फ़ायदा अलग होगा, इस पॉइंट पे करेंगे तो अलग फ़ायदा होगा, और इस पॉइंट पे करेंगे तो अलग फ़ायदा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हिजामा करवाते थे वो 7 सर्विकल, यानी जो हड्डियां हैं सर्विकल 1 2 3 4 5 6 7 सर्विकल के नीचे कप लगाते थे। ये हदीस से हमें मिलता है। तो लोग ज़्यादातर हिजामा इसी जगह पे करते हैं, और तकरीबन 2 से 3 मिनट के बाद जो खून निकलता है, कई लोग हैं जो खून निकलता है उसके ऊपर रिसर्च किए हैं। जैसा जापानीज एक डॉक्टर है, तकरीबन 2000 पेशेंट्स पे उसने रिसर्च किया है और उससे साबित किया है कि इस पोजीशन से जो खून निकलता है वाकई वो गंदा खून है। और इसी तरह से कुछ लोग और हैं जो डॉक्टर्स हैं, वो लोग जो खून निकलता है हिजामा के बाद उस खून की कंप्लीट स्टडी कर रहे हैं लेबॉर्ट्री में। सबसे बड़ी बात यह है इसके निकालने का तरीक़ा मालूम होना चाहिए। इसके लिए कॉटन या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कब जब निकालेंगे तो खून हो सकता है कि पूरा जिस्म तक नीचे तक आ जाए। कोशिश ये करें कि एक क़तरा खून भी मिसप्लेस ना हो और वो कप में आ जाए। अभी हम एक कप निकाल रहे हैं, अभी हमने कप निकाल दिया। अभी देखिए थोड़ा सा ही खून इसके अंदर है, इसमें बहुत कम खून निकला है। और थोड़ा थोड़ा खून वो कम से कम आधे से 1 मिनट तक आता रहेगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे दूसरा कप हम निकाल रहे हैं जिसमें काफ़ी खून आया है, हो सकता है कि अगर उस कप को ढंग से ना पकड़ा जाए तो पूरा खून जो है पीठ में आ सकता है। तो बहुत एहतियाती से इसको निकालना चाहिए। आप इसमें देख सकते हैं
کہ خون کتنا گاڑھا نکلا ہے. الحمدللہ تھوڑا بھی خون ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں گیا. اسی طرح سے تیسرا کب ہم نکال رہے ہیں، اس کب سے کم خون نکلا ہے. ابھی دیکھیے تھوڑا تھوڑا خون وہ کم از کم آدھے سے 1 منٹ تک آتا رہے گا. یہ ہجامہ کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا خون جو نکلے گا، اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خون کو منجمد ہونے کا ٹائم ہے، تو یہ تھوڑا تھوڑا خون آتا رہے گا. یا تو اس کو اس طرح سے رکھ کے اب چھوڑ دیں، یا وہ اپنے آپ ہی بند ہو جائے گا. انفیکشن نہ ہو اس کے لیے کئی اینٹی بائیوٹک پاؤڈر ملتے ہیں بازار میں، تو اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. مگر کچھ لوگ زیتون کا اور کچھ لوگ کسی بھی قسم کے جیسا پھٹکڑی کا سفوف بھی استعمال کرتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی جو ہے ایک بہترین خون کو روکنے والی دوا ہے اور انفیکشن کو دور کرنے والی دوا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو ہجامہ کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے بتایا ہے. تو الحمدللہ آپ کے محلے کے قریب کوئی بھی اگر ڈاکٹر ہوتا ہے جو ہجامہ کرتا ہے، جو صحیح علم اس کے پاس ہے، تو آپ چاند کے 17 تاریخ، 19 تاریخ اور 21 تاریخ کو اس کے پاس جا کے ہجامہ کروایا کریں. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا بھی علاج کریں. اگر بیماری نہیں ہے تو بیماری بچنے کے لیے بھی کئی پوائنٹس ہیں. ہجامہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالی اس میں شفا رکھے گا. ناظرین، آج میں آپ کو ڈرائی کپنگ کس کو کہتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مثال کے طور پر آپ کو پرٹیکولرلی ایک جگہ پہ اگر کپ لگانا ہے تو جسٹ آپ تھوڑا سا اس کو نیگیٹو پریشر دیں گے. اگر سمجھو کہ مزل زیادہ ہے، زیادہ اگر آپ کو پین ہو رہا ہے، تو وہ جگہ پہ آپ اسٹرانگ کپنگ کے لیے زیادہ کھینچیں گے. یا وہاں سے خون نکالنا ہے تو بھی جو ہے اسٹرانگ کپنگ ہوگا. تو یہ کچھ پوزیشنس ہیں. سا پیٹھ میں درد ہے تو یہ جگہ پہ کپنگ کرنے سے کافی حد تک فائدہ ہوتی ہے. اسی طرح سے اگر کوئی موونگ کپنگ کہتے ہیں، موونگ کپنگ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مساج کرنا ہمارا مقصد ہے تو آئل ڈال کے، کوئی بھی آئل چلے گا، کوئی بھی آئل سے مساج کر سکتے ہیں. صرف ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس آئل سے کہ جو کپ ہوتا ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو ہو بنا کوئی تکلیف کے. میں ایک آپ کو موونگ کپنگ کا ڈیمانسٹریشن بتاتا ہوں. مثال کے طور پر یہ کپ ہم نے یہاں سے لگایا اور پھر مجھے اگر موو کرنا ہے تو سمجھو کہ تھوڑا سا میں نے موو کر دیا، تو یہاں کا مواد یہاں آ گیا. اس کو کہتے ہیں امالہ. مثال کے طور پر میں نے کپ لگائی اور مجھے موو کرنا ہے ایک جگہ سے دوسرا، اس کو کہتے ہیں موونگ کپنگ. تو ہمارا مقصد یہاں کا جو مواد جمع ہوا ہے دوسری طرف لانا، کیونکہ یہ لمفیٹک ڈرینیج ہوتا ہے اطراف میں. یا صرف مساج کرنا مقصد ہے تو لائٹ کپنگ کر کے، ایک دم لائٹ کپنگ کر کے آپ کپ کو گھما سکتے ہیں اس طرح سے. تو آپ کو ہاتھوں سے جو مساج کرتے ہیں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو مساج کپنگ یا موونگ کپنگ کہتے ہیں. زیادہ اسٹرانگ کریں گے تو پیشنٹ کو تکلیف ہوگا. یا آپ ایک پوزیشن پہ اس کو لگا کے چھوڑ بھی سکتے ہیں کمر کے درد کے لیے. ابھی شیاٹیکا اگر کسی کو ہے، عرق النساء ہے، تو بھی ہم کپنگ یہ پوزیشن پہ لگا سکتے ہیں. یہ الگ الگ پوائنٹس ہیں جہاں پر کپنگ کر سکتے ہیں. اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ کپ لگاتے ہیں تو اس جگہ پہ جو مارک جو بنتا ہے وہ مارک کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ 2 سے 3 دن میں اپنے آپ چلے جائے گی. جہاں پر زیادہ تکلیف ہے وہاں پر وہ مارک زیادہ ڈارک طریقے سے رہے گا، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین، آج ہم نے آپ کو ڈرائی کپنگ کا طریقہ بتایا ہے. یہ ڈرائی کپنگ کرنے کے لیے یا تو کپ کا استعمال کر سکتے ہیں، یا گلاس کا استعمال کر سکتے ہیں، سنک کا استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح سے بیمبو کا استعمال کر سکتے ہیں. بس مقصد یہ ہے کہ وہاں پر نیگیٹو پریشر فارم کیا جائے. ناظرین، آپ دیکھیے ہم اس پروگرام میں
कई थेरेपीज़ को बताने की कोशिश की है, जिसके अंदर तिब्ब नबवी है। हमने तिब्ब नबवी के अंदर देखा कि प्रिवेंशन कैसा करना है और क्यूर कैसा होता है, और हमने तिब्ब नबवी के अंदर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट्स और इंटरनल ट्रीटमेंट्स भी हमने देखा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दवाएं बताई जो ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल होती है, और जो ग़िज़ा बताई जो दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है, उसके बारे हमने काफ़ी तफसील से आपके सामने रखा। इसके बाद हमने इस प्रोग्राम में एक्यूपंक्चर के बारे में काफ़ी तफसीलात आपके सामने रखी कि एक्यूपंक्चर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एक्यूपंक्चर होता कैसे है, निडल कैसा होता है, और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके हमने आपको एक्यूपंक्चर के बारे में बताया। फिर हमने आपको कपिंग के बारे में, हिजामा के बारे में, हिजामा की हदीसें बयान करके उसकी पूरी हिस्ट्री बता करके कितने अक़साम हिजामा के होते हैं वो हमने बताया। सिर्फ इतना नहीं बल्कि कौन सी पोजीशन में कौन सा पॉइंट डालना चाहिए उसके बारे में बता के प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन किया। एक तो हमने ड्राई कपिंग का भी करवाया और हमने हिजामा का भी करके बताया। अब वक्त आ गया है आपको अलविदा कहने का। हमारे इस प्रोग्राम में आओ इल्म तिब सीखें, आओ तिब जाने। इस प्रोग्राम में हमने आपको कई थेरेपीज़ बताने की कोशिश की है। शायद इस प्रोग्राम से वाकई आपने कुछ इल्म सीखा होगा। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इल्म तिब अता फरमाए और हमारे ज़रिए से कई लोगों को इलाज करके सेहतमंद होने के लिए एक मौका फ़राहम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।